Good morning, students. This is the part 3 of your social science class 10, and we are studying the lesson 3 chapter agriculture Krishi. Today we are going to study here. The topic is increase in area under irrigation. Increase in area under irrigation. इंक्रीज इन एरिया अंडर इरिगेशन, सिंचित भूमि में वृद्धि। सिंचित भूमि, इरिगेशन यानी सिंचाई। एज वी हैव सीन अर्लियर, इट इज नॉट ऑलवेज फिजिबल टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कृषि हेतु भूमि का विस्तार नहीं कर सकते, बट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड to some extent by growing multiple crops in a year on the available land। किंतु इसके उपयोग की बारंबारता यानी बार बार उपयोग करने से, राइट, ग्रोविंग मल्टीपल क्रॉप, बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। इरिगेशन हेल्प्स अस टू ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, यानी सिंचाई की सुविधाएं यही करती है। सिंचाई की सुविधाएं यही करती है यानी कि सेम लैंड, उसी भूमि पर बार बार फसल प्राप्त लेने की सुविधा इरिगेशन यानी सिंचाई देती है। इरिगेशन फैसिलिटीज हैव बीन एक्सपांडेड टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन by making it possible to cultivate the land after the monsoon। कृषि के लिए एक प्रमुख कारक पानी है और वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, जिससे कि अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि सूखी पड़ी रहती है और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया, राइट। देखिए इसमें क्या है कि इन 1950-51 16% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड वाज इरिगेटेड। देखिए स्टडी दिस ग्राफ 3.2, राइट। इन 1950-51 16% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंड वाज इरिगेटेड। देखिए क्या है कि 1950-51 में देश के 16% भूमि सिंचित थी। बाय 2010-11 द इरिगेटेड एरिया डबल्ड टू 32% ऑफ द अवेलेबल लैंड, और 2010-11 में इसमें लगभग 2 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह जो है 32% हो गया। अब जहाँ तक हम इसमें इरिगेशन मेड इट पॉसिबल टू सो इम्प्रूव्ड वैराइटीज ऑफ सीड्स दैट गिव हायर yields। इट also made it possible to grow crops on the same land during the Rabi and Zaid season। जैसे आपको मैंने कहा कि बारिश के मौसम के बाद पानी की अभाव में भूमि जो है वह सूखी पड़ी रहती है और फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया, राइट। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ 3.1। अब ये ग्राफ 3.1 की स्टडी कीजिए, राइट, इसमें, और इसके बेस पे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन 1950-51, यानी 1950-51 में किन साधनों की सहायता से भूमि पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती थी। 1951 में देखिए ये जो ब्लू है 1950-51 बता रहा है, राइट, और जो रेड है वह 2010-11 बता रहा है। तो अभी 51 में कौन से साधन से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, राइट, आपको दिख रहा होगा इसमें। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन 2010।
11। देखिए ये 10 11 है। अब ये 10 11 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी साधन से सिंचाई की जाती है, ये है। नाउ हियर फाइंड आउट फ्रॉम योर विलेज पटवारी हाउ मच एग्रीकल्चरल लैंड इन योर विलेज इज इरिगेटेड। अब क्या करेंगे, आप अपने गांव के पटवारी से पता करेंगे कि आपके गांव की कितनी प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है। Our irrigation needs are largely being made by dams and subsurface water. सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या हुआ है कि पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है। बट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू रैपिड डिप्लीशन इन वाटर टेबल। लेकिन भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन या उपयोग से इसका स्तर नीचे जा रहा है। In Punjab and Haryana, the water table has fallen by 4 to 6 meters. अब पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 6 मीटर यानी 4 to 6 मीटर नीचे चला गया। This has led to borewell drying up. इससे कई नलकूप यानी बोरवेल सूख गए। If groundwater continues to be exploited at this rate, it is possible that all the bore wells will dry up in near future. और इसी प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे। That is why it is important to use only as much groundwater as can be recharged. इसीलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितने का रिचार्ज संभव हो सके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि। प्रोडक्टिविटी मीन्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। As we saw earlier, the allowable land is more or less fixed. हमने देखा है कि भूमि की मात्रा निश्चित है। Expanding irrigation is also possible only up to a limit. और इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। That is why humans have always tried to increase productivity per unit of land and have succeeded to some extent. इसी कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड द मोस्ट इन द केस ऑफ व्हीट एंड मेज। और उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। इन 1950-51 द एवरेज yield पर हेक्टेयर फॉर व्हीट वाज 663 kg। देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। दिस इंक्रीज टू 2938 पर kg पर हेक्टेयर इन 2010-11 और जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। द इंक्रीज इन मेज वॉज फ्रॉम 547 kg पर हेक्टेयर टू 2540 kg पर हेक्टेयर फॉर द सेम पीरियड। और इसी काल में मक्का की उत्पादकता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। But the increase in yield was much lower for pulses, rising from 663 per kg hectare in 1950-51 to just 689 kg per hectare in 2010-11। इसके विपरीत पल्सेस यानी दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता
दाल की उत्पादकता यहाँ पे बेटा ये 441 है, हाँ 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2010-11 में 2010-11 में 689 केजी प्रति हेक्टेयर हो गई। ये 663 के बदले आप इसको 441 केजी पढ़ेंगे। Many factors were responsible for increasing productivity. अब उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए। Productivity increased the most in the case of wheat. Many factors were responsible for increasing productivity, including experimenting with high-yielding seeds, using chemical fertilizers and pesticides, etc. अब जैसे आपको मैंने बताया, उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए। इसमें अधिक उपज देने वाले बीज, हाई यील्डिंग सीड्स, रासायनिक उर्वरकों यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स तथा कीटनाशकों का प्रयोग एंड पेस्टिसाइड्स इत्यादि हैं। अर्लियर ट्रेडिशनल सीड्स वर सोन, पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। रिसर्च विथ दीज सीड्स हेल्प टू डेवलप हायर यील्डिंग वैरायटीज़, और इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। द न्यू सीड्स yielded more per unit of land compared to traditional seeds, leading to higher agricultural production, और पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। Improved seeds and chemical fertilizers were the base of the Green Revolution, with fertilizers giving immediate increase in production. और हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। In 1950-51, the consumption of chemical fertilizers was 7.6 lakh per tons. It rose to 174 lakh tons in 2010-11. देखिए, भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया जाता था। इसमें आपका 50-51 में, राइट, और 2010-11 में यह बढ़कर 174 लाख टन हो गया। Here you can see in this graph 3.3 graph yield in India per kg per hectare. But the quest for higher yields led to the rampant use of chemical fertilizers and pesticide. Rampant यानी अंधाधुंध प्रयोग, rampant use, right? लेकिन क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। Today we are seeing the negative impact of such excessive use, और इस प्रयोग के दीर्घकालिक दुष्परिणाम भी दिखाई देने लगे। These chemicals have severely compromised soil fertility in the long term, with agricultural fields turning barren. अब क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है और खेत बंजर बनते जा रहे हैं। पंजाब saw the maximum use of chemical fertilizers and pesticides, so it suffered the most. इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया, इसीलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वहीं नजर आ रहे हैं। Our food today contains high levels of toxic substances adversely affecting our health. अब हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिनसे कई बीमारियां
फैल रही है। वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव वेज टू इंक्रीज yields एंड रेज प्रोडक्टिविटी टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। अब इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की ज़रूरत है। इम्प्रूव्ड सीड्स यानी उन्नत बीज। इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर एक्सपेंसिव। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफ़ी महंगे होते हैं। सो दे रेज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और इस कारण से उत्पादन लागत में काफ़ी वृद्धि हुई है। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, यानी भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड दीज इनपुट्स, और जो कि महंगे उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम है। इफ़ अ फार्मर यूजेज these expensive inputs and her crop fails due to natural calamities or pest attack, she incurs huge losses. अब क्या होता है, यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा भी फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। Even if he gets a good crop, he often doesn't get a good price in the market, which again leads to losses. और यदि फसल का उत्पादन हो भी जाए तो और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त ना हो तो भी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। In such a situation, she or he is forced to take a loan to sow a crop in the next season. If he faces losses again, he has no money left to repay his debt. Indebtedness has led to many farmers committing suicides in our country. Right? Now there are some questions. What impact does an increase in productivity have on agricultural production? पूछ क्या रहा है, What impact does an increase in productivity have on agricultural production? यानी उत्पादन में वृद्धि का, उत्पादकता, देखिए उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि का उत्पादन यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। Which crop has seen the maximum increase in yield and which has seen the lowest increase in yield? यानी किस फसल की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई और किस फसल की उत्पादकता में सबसे कम वृद्धि हुई। What are the negative impact of modern agriculture? यानी आधुनिक खेती की क्या क्या दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। Can organic farming be an alternative to modern agriculture? यानी क्या पूछ रहा है कि क्या जैविक खेती के तरीकों को अपनाए जाने से आधुनिक खेती के विकल्प प्राप्त किए जा सकते हैं। My dear students, in this video lesson, this is sufficient. Revise the lesson till this point, and in the next video lesson, we will continue to the topic change in cropping pattern, the story of Sankra village.